नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ काम का मिले, आपको लगे कि वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई गई है, तो आप इसे लाइक और शेयर भी बाद में कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा टॉपिक है ये? देखिए, जो हमारी दूसरी बुक है ना ज्योग्राफी की, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, तो इसका सिलेबस आपको पता है सेकंड टर्म का, क्योंकि इस बार तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म करके हमारा एग्जाम हो रहा है। तो इस वाले बुक से मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर। ये जो चैप्टर नंबर 7 है ना, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें मुख्यतः मैं आपको खनिज के बारे में पढ़ाऊँगा। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो होगी। पहले आप वो वाली वीडियो देखिएगा, फिर इसे जो है देखिएगा, क्योंकि ये हमारा दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। आज मैं आपको खनिज के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, खनिज के बारे में आप जो है 7th में भी पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं। इतनी सारी क्लासों में आपने खनिज या मिनरल्स के बारे में एक बात आपने पढ़ ली होगी। अब देखिए, ह्यूमन लाइफ के लिए जो भी हम आवश्यक वस्तुएं बना रहे हैं, अपने लिए हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के खनिज से ही बना हुआ है। अब इसमें किसी को कोई शंका तो होनी नहीं चाहिए कि कैसे बना है, हमारी बाकी चीज़ें खनिज से कैसे बनती है। देखिए, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने कान में ईयरफोन लगाया होगा। तो आप देखिए कि ईयरफोन जो आपका बन रहा है ना, ये जो ईयरफोन का ये वाला पार्ट है, ये जो मेटेलिक पार्ट इसमें आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये स्टील हो सकता है ना, ये स्टेनलेस स्टील होता है। कई बार ये कॉपर भी हो सकता है, आपके किसी ईयरफोन में कॉपर में भी आता है ये। तो ये जो कॉपर है, या ये जो स्टील है, या ये जो आयरन है, या इसके वायर के अंदर जो कॉपर होती है, ये सब क्या है? ये सब एक खनिज का ही प्रकार है। अब अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं भाई। देखिए, कुछ खनिज को हम धात्विक खनिज के अंडर कैटेगरी में बांट देते हैं, यानी कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिन्हें हम मेटेलिक बोलते हैं, और कुछ होते हैं अधात्विक, है ना। अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो होते हैं, इसमें अंतर क्या होता है, ये सब आपको बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th से लेकर 10th तक, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो मुख्य रूप से खनिज को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, धात्विक खनिज में और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब यहाँ पे है जिसमें हम मेटेलिक खनिज की बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, जब आप इसे लिखेंगे अपने नोटबुक में, जब आप नोट करेंगे, तो आपको पहले क्या करना है, पहले आप जैसे खनिज तो आपका टॉपिक हो गया, उसके अंदर जो हेडिंग होगी वो आपकी होगी क्या? धात्विक खनिज। अब भाई दो कैटेगरी है, धात्विक खनिज और एक अधात्विक। अधात्विक को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम धात्विक समझ लेते हैं कौन से खनिज होते। देखिए, धात्विक खनिज के अंदर भी दो कैटेगरी बन जाती है, एक लौह और एक अलौह। यानी आप इस टॉपिक के अंदर आप दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो लौह खनिज और एक अलौह खनिज में, धात्विक और अधात्विक। तो मैं पेन ले लेता हूं, ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा है भाई। हाँ, तो एक है लौह धात्विक के अंदर और एक है अलौह। लौह खनिज के अंदर कौन कौन से आएंगे? धात्विक खनिज के दो पार्ट भाई, लौह और अलौह। लौह के अंदर कौन से आएंगे? एक तो लौह अयस्क आएगा, मैग्नीज और क्रोमाइट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्योंकि बुक में इनका ही जिक्र है, इसलिए मैं यहाँ पे इन्हीं को लिख रहा हूँ, और आपको सबके बारे में पढ़ना भी नहीं है। और आपको जब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें कैसे याद कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें जो बताई गई हैं ये कैसे याद करेंगे हम इसमें। क्योंकि इसमें आपको पता क्या याद करना है, आपको इसमें पता लगाना है, आपको इसमें ये याद करना है आंसर लिखते वक्त कि भाई लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं भारत के अंदर, मैग्नीज भारत के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन राज्यों में पाया जाता है, कौन कौन सी खदानें हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपको मैप लेकर भी बैठना पड़ेगा। और हालांकि मैं मैप की वीडियो अलग लेकर आता हूँ, सबको पता है, तो मैं मैप में भी आपको ये सारी जो है अपलोड करके बता दूंगा कि कौन सी खदानें लौह की कहाँ पर है, मैग्नीज की खदानें कहाँ पर है। अभी तो आप आंसर लिखिए इसको। अब ये देखिए, लौह अयस्क जो होता है, क्योंकि पहले मैं आपको धात्विक खनिज के अंदर लौह वाली कैटेगरी बता रहा हूँ, आयरन, तो लौह अयस्क है, मैग्नीज और क्रोमाइट, ये कुछ कैटेगरी हैं जिन्हें हम धात्विक खनिज के अंदर लौह में डाल देते, लौह खनिज में आप डालते हैं। अब ये देखिए, लौह खनिज जो है ना, या आयरन ओर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, आयरन ओर किसी भी देश के लिए
दुनिया में कोई भी देश हो या दुनिया में कहीं भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। क्यों भाई? जितनी भी चीज़ें बन रही हैं आज की डेट में, उसमें कहीं ना कहीं आयरन का इस्तेमाल, स्टील का इस्तेमाल होता ही है। अगर आप एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री लगाना चाहते हो, मैं बिस्किट की बात कर रहा हूँ, तो भी आपको लोहे की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्किट में लोहा नहीं डलता है, लेकिन जिस मशीन से बिस्किट तैयार किया जाएगा, जिस अवन को तैयार किया जाएगा, या जो ट्रे बनाई जाएगी जिस पे बिस्किट रखा जाएगा बेक होने के लिए, वो लोहे से बनती है, वो स्टील से बनती है। तो दुनिया में आप कुछ भी बनाइए, आप अगर पिन बनाना चाहते हैं, अगर आप एक सुई बनाना चाहते हैं, तो भी आपको लोहे का ज़रूरत पड़ेगा, आपको स्टील का ज़रूरत पड़ेगा। आप कार बनाना चाहते हैं तो भी आपको लोहे का ज़रूरत पड़ेगा। अभी मैंने आपको ईयरफोन दिखाया, अगर आप इस ईयरफोन का ये चीज़ बनाना चाहते हैं तो आपको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। इवन आप पेन बनाना चाहते हो, आपको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ ये जो हमारी पेन का ये जो क्या कहते हैं, नॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, निप कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये सब भाई आयरन में आता है। तो दुनिया भर में इसकी मांग है, ये बात आपको याद समझ आ गई कि लौह अयस्क की दुनिया भर में मांग होती है। और भारत में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है। आयरन ओर क्या होता है? देखिए, लोहा ऐसा नहीं, अब सरिया आपने देखा होगा एकदम लंबा सा होता है सरिया, ऐसा नहीं निकलता है जमीन के अंदर भाई। या आपने कुछ घरों में गार्डर देखा होगा ऊपर जिसमें पट्टियां रखी जाती है, वो भी लोहा है, लेकिन वो जमीन से ऐसा नहीं निकलता है। आपने हथौड़ी देखी होगी, वो जमीन से उस तरह की नहीं निकलती है, वो तो एक पत्थर के आकार के जो रूप में है निकाली जाती है जमीन के अंदर से, खदानों के अंदर से। उसमें से कुछ चीजें आयरन की होती है और कुछ चीजें बाकी चीजें होती हैं जो हटा दी जाती है, और उसमें से आयरन निकाला जाता है, उसमें से छांट के या उसमें से पिघला के आयरन निकाला जाता है। वो जो पूरा एक पत्थर है जिसमें से आयरन निकालेंगे हम, जो हमने जमीन से निकाला है, अब उसमें से हमें आयरन निकालना है, उसे हम कहते हैं आयरन ओर, लौह अयस्क। मोटे तौर पे आप ये समझिए। तो जमीन के अंदर से ये जो आयरन ओर निकलता है ना, लौह अयस्क निकलता है, ये भारत में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का भंडार है। ठीक, ये बात आपको याद रखिए। अब दुनिया भर में इसकी मांग है, दुनिया भर के जो देश हैं, दुनिया भर के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, दुनिया भर के जो फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें लोहे की मांग बहुत ज़्यादा है। और भारत में लोहा बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है ज़मीन के अंदर से। अच्छा, लोहा के मुख्य रूप से जो है दो प्रकार आप कह सकते हो, जो दो सबसे अच्छे जो है आप वेरिएंट कह सकते हो। मुख्य रूप से दो हिस्से में बांटा जाता है, एक हेमेटाइट है और एक मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक आप इसे क्वालिटी वाइज बता सकते हो। मेरे ख्याल से जो मैग्नेटाइट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर होता है, लौह अयस्क होता है। इसमें आप देखो, इस आयरन ओर में से, यानी कि वो जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, उसमें से लगभग 70 to 75% जो है आयरन होता है। तो मैग्नेटाइट एक अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर हुआ। और ये दोनों ही तरह के प्रकार जो है आयरन ओर के, लौह अयस्क के, भारत में पाए जाते हैं। अब हमारे देश में लौह अयस्क पाया जाता है, तो यानी कि हम दूसरे देशों को आयरन जो है वो बेच सकते हैं, स्टील बेच सकते हैं, लोहा बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ के जो लौह अयस्क खदानें हैं, यानी कि जिन खदानों में से हम आयरन ओर निकालते हैं लोहा बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, वो बहुत ही लाभदायक है, उससे हमें बहुत फ़ायदा है। जो भी हमारी खदानें हैं देश में, अभी मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ है हमारे पास खदानें, लेकिन उसमें से आप देखो कि हमारी जो आयरन ओर की खदानें हैं, जो खनन खान है हमारे पास, वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है। क्यों? एक तो दुनिया भर में इसकी मांग है, दुनिया भर में इसकी भारी मांग है, यानी दुनिया भर में हम इसे बेच सकते, तो बेचेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा कमाएंगे, इसीलिए लाभदायक है, इसीलिए प्रॉफिटेबल है। और दूसरी बात यह कि जो हमारी खदानें हैं वो उत्तर पूर्वी पठार के जो कोयला क्षेत्र हैं, अभी एक उत्तर पूर्वी पठार क्या है, दरअसल हमने जो अपनी खदानों को जो मैपिंग जो कर रखी है, उसको कुछ क्षेत्रों में बांट दिया है कि ये उत्तर पूर्वी हो गया, ये जो है। तो हालांकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है ना, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि आप पहले वो वीडियो देखेंगे तब आपको ये वाली वीडियो जो है समझने में आसानी होगी। अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखते हैं तो भी आप इसे समझ जाएंगे, लेकिन जैसे ये मैंने लिख दिया, जैसे यह खदानें उत्तर पूर्वी पठार के पास पाई जाती हैं, तो अब ये उत्तर पूर्वी पठार कहाँ है ये जानने के लिए आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो हमारे जो आयरन ओर की खदानें हैं, जहाँ से हम आयरन ओर निकालते हैं, लौह अयस्क निकालते हैं लोहा बनाने के लिए, वो सारी खदानें कोयला क्षेत्र के पास में है। अब इससे ये लाभदायक कैसे हो गया? देखिए भाई, ध्यान से सुनो, मतलब समझने वाली बात है ये, आप याद करने जैसा कुछ नहीं है, बस समझेंगे ना आप तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई,
मान लो कि ये जो है ये लोहा अयस्क की खदान है, ये लोहा अयस्क की खदान है। अब लोहा अयस्क तो हम लोहा नीचे से तो वो निकाल लेते हैं, आयरन ओर, वो तो पत्थर के जैसा होता है आकार में, उससे लोहा बनाना है। अब हमें उससे क्या बनाना है? लोहा बनाना है। मान लो ये लोहा बनाने वाली फैक्ट्री है। अब इस लोहे बनाने के लिए जो हम स्टील बनाएंगे, जो सरिया बनाना है, तो उस आयरन ओर को पिघला के ही तो हम आयरन बनाएंगे ना, कोई चीज़ अगर हमें बनानी हो तो पिघलाने के लिए तो आपको कोयला चाहिए। तो आयरन ओर तो आप ले आए भाई फैक्ट्री के पास, संयंत्र के पास, अपने प्लांट के पास, जहाँ पे आप लोहा बनाओगे, इसका सरिया बनाओगे, स्टील बनाओगे, लेकिन पिघलाने के लिए कोयला भी तो चाहिए। गैस पे थोड़ी पिघलेगा ये। अब मान लो कि आपका जो कोयला क्षेत्र है वो बहुत दूर है, यहां है कहीं 2000 किलोमीटर दूर कोयला यहां से निकलता है, तो कोयला लाने में आपको समय बहुत लगेगा, कोयला लाने में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लगेगा। तो ये प्रॉफिटेबल कैसे होगा? आपकी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बढ़ जाएगी कोयला लाने में, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, लाभदायक नहीं रहेगा। लेकिन हमारी जो आयरन ओर की खदानें हैं, लोहा अयस्क की खदानें हैं, जहां से हम आयरन निकालते हैं, वो खदानें बहुत पास हैं कोयला क्षेत्र से, पास में ही है हमारे कोयला क्षेत्र भी। तो हम दोनों जगह से आयरन ओर भी जल्दी ले आते हैं और कोयला भी जल्दी से ले आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगता है और तो और समय भी बहुत कम लगता है, इसीलिए प्रॉफिटेबल है हमारे यहाँ। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो एक बार रिपीट कर लो, दोबारा से वीडियो 5 मिनट बैक करके देख लो। तो हमारे यहाँ लोहे अयस्क की बड़ी मात्रा में जो है भंडार है, आयरन ओर बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है हमारे यहाँ। 2 प्रकार का पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दोनों ही अच्छी क्वालिटी होती है, मगर उनमें से मैग्नेटाइट ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी मानी जाती है। हमारी जो लोहे अयस्क की खदानें हैं, वो जो खान जहाँ से हम अपना लोहा आयरन ओर निकालते हैं, लोहा अयस्क निकालते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्यों है लाभदायक? क्योंकि दुनिया भर में इसकी मांग है, तो हम बेच बेच के पैसा कमाते हैं। दूसरी बात इसलिए लाभदायक है, प्रॉफिटेबल इसलिए क्योंकि हमारा ये जो लोहा अयस्क की खदानें हैं वो कोयला क्षेत्र के पास में है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बाकी चीज़ें देख के जो है प्रॉफिटेबल बन जाता है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि हमारे में तो बड़ी मात्रा में हमारे देश में लोहा अयस्क पाया जाता है, हमारे को इससे कोई बहुत कमी नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, हम दुनिया को बेचते हैं लोहा। कुल लोहा अयस्क जितना भी हमारे पास भंडार है ना, भंडार का मतलब ये नहीं कि हमने किसी गोडाउन में रख रखा है भाई, भंडार का मतलब यहाँ है जो अभी तक हमारे पास जानकारी है कि इस जमीन के नीचे लोहा अयस्क मिल सकता है। इस जानकारी के आधार पे हमारे पास जो लोहा अयस्क का भंडार है वो लगभग आपको बहुत ज़्यादा है। शायद मुझे एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको आप चेक कर लीजिएगा अपने चैप्टर में, शायद 200 करोड़ टन जो है हमारे पास इसका, 200 करोड़ टन जो है हमारे पास इसका भंडार है। बहुत ज़्यादा है ये, शायद आप देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा क्या डेटा है। इस पूरे लोहा अयस्क का जो हमारे ज़मीन के अंदर है, जो हम निकाल सकते हैं, उस पूरे लोहा अयस्क का 95% कहाँ मिलता है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। मतलब इन 5-6 राज्यों में टोटल लोह अयस्क का, टोटल आयरन ओर का 95% इनकी जमीन के नीचे है, इनकी खदानों में है। देख लीजिए कौन से राज्य है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको यही याद करना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी चीज मिलती है। तो लोह अयस्क कहाँ मिल रहा है? उड़ीसा में मिल रहा है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। अब इन राज्यों में भी कहाँ कहाँ है, उन जगहों के नाम बताओ। उड़ीसा में कहाँ का मिलता है? सुंदरगढ़ में, सुंदरगढ़ के जो आप बोनाई है वहाँ। मयूरभंज में, ये बहुत जगह नाम है, देखिए अब जैसे बादाम पहाड़ है, आजकल वो गाना बहुत चल रहा है ना, कच्चा बादाम। अच्छा, उड़ीसा के 3 क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है लोह अयस्क के मामले में, एक तो सुंदरगढ़, मयूरभंज और केंदुझार। केंदुझार आप देख लीजिएगा, ये शायद गलत लिखा है, नहीं केंदुझार ही होगा। तो उड़ीसा में 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोयला खदानों की नाम आप कह सकते हो, उस एरिया के नाम, ये जिले हैं वैसे। झारखंड में गुआ है, नोआमंडी है और सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि। झारखंड में गुआ, नोआमंडी और पश्चिमी सिंहभूमि। प्लॉट कर लीजिए अपने मैप में, कोयला आयरन ओर कहाँ मिलता है, लोह अयस्क कहाँ मिलता है भारत में। कर्नाटक में बोलारी या बेलारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा या शिवमोगा, कुछ भी बोल लीजिए, और तुमकुरू।
ये वो क्षेत्र हैं जहाँ कर्नाटक में लौह अयस्क मिलता है, आयरन ओर मिलता है इनकी ज़मीन के नीचे से। महाराष्ट्र का रत्नागिरी है, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडीला। अब इसमें से अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैंने आपको नाम लिख दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं बुक में, मगर मैंने इनको इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे मैप के लिए या चाहे वैसे भी आपको याद रखना चाहिए आगे की पढ़ाई के लिए भी। अगर इंपॉर्टेंट अगर पूछ रहे हो तो फिर अगर इंपॉर्टेंट बताना ही है इनमें से भी, तो फिर मैं बोलूँगा कि भाई उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ज़रूर याद कर लो। तो आयरन ओर तो ये है। अब धात्विक खनिज में मैंने बोला कि भाई दो चीज़ें पढ़ेंगे, लौह और अलौह। पहला लौह था, लौह के अंदर भी कई सारी चीज़ बताई, लौह अयस्क बताया, फिर मैग्नीज बताया। तो लौह अयस्क तो हो गया। अब लौह के अंदर दूसरा ये ए हो गया, ये हो गया भाई ए। अब बी, मैग्नीज के बारे में बताएंगे। तो मैग्नीज ये रहा लिखा हुआ, देखो ये रहा मैग्नीज, यहां लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज जो है वो दरअसल लौह अयस्क को प्रगलन करने में, उसको आप कहेंगे पिघलाने में या एक मिश्रित धातु बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, मैग्नीज का। मतलब मैग्नीज जो है वो ज़रूरी है लौह अयस्क के प्रगलन के लिए, मिश्रित धातु बनाने के लिए, लोहे से जो लोहे की मिश्रित धातुएं होती है वो बनाने के लिए, कच्चे माल के रूप में है। मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता, इस तरह की चीज़ है। तो अगर लौह अयस्क का उपयोग करना है सही से, तो मैग्नीज भी आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, लौह अयस्क भी होना चाहिए और कोयला भी आसपास होना चाहिए, तभी आप जो है उससे आयरन बना सकते हो, स्टील बना सकते हो, सरिया बना सकते हो, फला चीज़ बना सकते हो। उसी तरह से मैग्नीज भी जो है प्रगलन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कच्चा माल है इसका मतलब ज़रूरी है भाई। इसका उपयोग जो है वो लौह मिश्रित धातु के विनिर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग लोहा और उससे बनी जो मिश्रित धातुएं होती हैं उसके विनिर्माण में भी किया जाता है। ये अच्छा, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा बुक से भी, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। अब कहाँ पाया जाता है मैग्नीज हमारे देश में? उड़ीसा में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है मुख्य रूप से। उड़ीसा सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है। उत्पादन मतलब उत्पादक, उस जमीन के नीचे से जो ज़्यादातर जो है मैग्नीज कौन निकालता है, कहाँ निकलता है? उड़ीसा में निकलता है। ये मैंने उड़ीसा लिखा हुआ है, उड़ीसा भी आप लिख सकते हैं। मैग्नीज का सबसे अग्रणीय उत्पादक कौन है, यानी कि नंबर 1 पे कौन है मैग्नीज उत्पादन में, मैग्नीज के प्रोडक्शन में? उड़ीसा है। अब उड़ीसा में कहाँ कहाँ? तो बोनाई है, केंदुझार है, सुंदरगढ़, गंगपुर, कालाहांडी, बोलनगीर, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें से भी इंपॉर्टेंट अगर आप पूछोगे तो ये जो मैंने लिख रखा है बोनोई, केंदुझार और सुंदरगढ़, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेम वही है, आप देखिए है ना, सुंदरगढ़ इसमें भी है, केंदुझार इसमें भी है। तो बोनोई, केंदुझार, सुंदरगढ़, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो क्षेत्र हैं उड़ीसा के, वहाँ मैग्नीज, वहाँ पे मैग्नीज की खदानें मौजूद है, वहाँ से मैग्नीज निकाला जाता है। कर्नाटक भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है मैग्नीज के उत्पादन में, प्रमुख उत्पादक है कर्नाटक भी। अब ये कर्नाटक कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, अगर ये आपको नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको मैप में, इसलिए मैंने कहा है कि मैप लेकर बैठेंगे तो आसानी होगी। यहाँ की खदानें जो है वो धाखाड़, ये बुल्लारी वैसे बोलते हैं लेकिन बल्लारी लिखा हुआ है, बेलगावी है, चित्रदुर्ग है, शिमोगा या शिवमोगा, कुछ भी बोल लीजिए, तुमकेरू, इन सब जगहों पे है। ये वही क्षेत्र है देखिए जहाँ लोह अयस्क मिलता है। लोह अयस्क भी यहीं मिलता है ना, बेलारी है, चित्रदुर्ग है, शिवमोगा है और तुमकेरू है, सेम वही नाम है इसमें भी। महाराष्ट्र में भी मैग्नीज का उत्पादन होता है, मैग्नीज का उत्पादक मैग्नीज जो है निकाला जाता है। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ? नागपुर में, भंडारा में और रत्नागिरी में। अब इसमें भी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में रत्नागिरी इंपॉर्टेंट है, भंडारा भी इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन यहाँ जो नाम दिए हुए नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले जो हैं, यहाँ भी जो है मैग्नीज निकाला जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो मैग्नीज निकाला जाता है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉफिटेबल?
उससे इतना जो है लाभ नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ से जो इस्पात संयंत्र केंद्र हैं, अब ये इस्पात संयंत्र केंद्र होते हैं जहाँ भाई स्टील बनाया जाता है, लौह अयस्क को लाके उससे लोहा बनाया जाता है, उससे स्टील बनाया जाता है, सरिया वगैरह जहाँ बनाया जाता है उसे बोलते हैं इस्पात संयंत्र केंद्र, है ना, या स्टील प्लांट जिसे आप कह सकते हो। तो यहाँ से जो महाराष्ट्र जो है इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से मैग्नीज को लेके जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लग जाता है। इससे अच्छा जो है उड़ीसा और झारखंड वगैरह से इकट्ठा करके जो है काम चला लिया जाता है वहाँ। इसलिए ये जो है ना, ये जो खदानें हैं रत्नागिरी, भंडारा और नागपुर, महाराष्ट्र की जो खदानें हैं वो अलाभ में आती है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गोवा, झारखंड में भी मैग्नीज का उत्पाद मतलब मैग्नीज जो है निकाला जाता है। वहाँ ये सारे राज्य भी उत्पादक हैं, मगर सेकेंडरी रूप से, प्रमुख रूप से यहीं से निकाला जाता है, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से मैग्नीज। तो ये लौह हो गया हमारा पूरा, धात्विक खनिज का लौह हमारा पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने लौह अयस्क के बारे में पढ़ लिया, मैग्नीज के बारे में पढ़ लिया, क्रोमाइट के बारे में बुक में है नहीं तो नहीं बताएंगे भाई। लौह हो गया, अब अलौह पढ़ते हैं। अलौह में कौन, ये धात्विक खनिज ही है मगर ये अलौह में आएंगे, है धात्विक खनिज लेकिन इसका कैटेगरी क्या है, अलौह। तो अब आपने ये 2 पॉइंट लिख दिए होंगे, खनिज के अंदर आपने कैटेगरी बनाई धात्विक, फिर आप लिखोगे लोह, लोह में फर्स्ट लोह, और लोह के अंदर हम पढ़ेंगे 2 चीजें, एक तो लोह अयस्क और मैग्नीज। तो पहले लोह अयस्क लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा है तो ये ले लो फोटो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक। और उसके बाद आप मैग्नीज लिखोगे बी करके, बी लिखोगे आप क्या, मैग्नीज, खत्म। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सेकंड पे, अलौह पे। अलौह में हम 2 प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, एक तो बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे, मैं बॉक्साइट बोलता हूँ, कभी कभी बॉक्साइट बोल देता हूँ, कोई इससे चिंता करने वाली बात नहीं है। एक बॉक्साइट के बारे में हम पढ़ेंगे और एक पढ़ लेंगे हम तांबा के बारे में। पहले बॉक्साइट के बारे में पढ़ते हैं। बॉक्साइट एक अलौह कैटेगरी का जो है खनिज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट का प्रयोग किस चीज़ में होता है? दरअसल बॉक्साइट का प्रयोग जो है एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। एल्युमिनियम आपको पता ही होगा, आपके घर में बहुत हो सकता है कुकर हो, कढ़ाई हो, वो सब एल्युमिनियम से बनती हैं। इम्पॉर्टेंट है एल्युमिनियम, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है धातु है रोज़मर्रा की जीवन में भी और बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हल्का होता है एल्युमिनियम, ये बात, लेकिन मजबूती होती है उसमें। अच्छा, बॉक्साइट जो है एक अयस्क है, बॉक्साइट जो है वो एक अयस्क है जिसका प्रयोग जो है एल्युमिनियम के विनिर्माण में होता है। ये बात आप, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है बॉक्साइट? उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है मुख्य रूप से। उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसे यहाँ पे, जैसे हमने मैग्नीज में सबसे बड़ा किसको देखा था? उड़ीसा को। सबसे बड़ा कौन है मैग्नीज के उत्पादन में? उड़ीसा। बॉक्साइट के भी उत्पादन में उड़ीसा जो है वो सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा में ही, उसका प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है उड़ीसा के अंदर। अब उड़ीसा में वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन हो रहा है? उत्पादन, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा बनाया जा रहा है, वो है कालाहांडी और संबलपुर। ये 2 क्षेत्र हैं जो उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ बनाए जाते हैं। झारखंड में भी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में बॉक्साइट के निष्पेक्ष जो है, निक्षेप जो है मिलते हैं। ये देखिए लोहार डागा, ये कैसा नाम है यार, लोहार डागा के ये जो, हाँ, ये पेट्सलैंड जो है ना, जो पेट्सलैंड है वहाँ पे जो है इसके बहुत सारे निक्षेप हैं, मतलब वहाँ से जो है निकाला जाता है। झारखंड में इंपॉर्टेंटली एक जगह है जहाँ से बॉक्साइट भी प्राप्त किया जा सकता है। गुजरात का भावनगर और जामनगर, वहाँ भी इसके निक्षेप हैं, वहाँ भी इसके जो है आपको प्रोडक्शन के लिए जगह, जो भूमि है वो मिल जाएगी। गुजरात, तो ये 3, हालांकि 3 जो इम्पोर्टेंट है, एक तो उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। इसके अलावा आप देखोगे छत्तीसगढ़ का जो अमरकंटक है, और अमरकंटक का जो पूरा पठार है, वहाँ भी जो है बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। वहाँ भी आप देखोगे कि इसका और आपको मिल जाएगा बॉक्साइट का। तो उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़, और उसके अंदर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये भी आप प्लॉट कर लीजिएगा मैप में, अलग मैप में, बॉक्साइट का एक अलग मैप बनाइए तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा जैसे क्षेत्र में भी बॉक्साइट का उत्पादन हो रहा है
मगर वो इतना आगे नहीं है, सबसे आगे उड़ीसा और झारखंड को माना जाता है, डेटा यही कहता है। तो अलौह में सबसे पहले हमने पढ़ लिया क्या, ए बॉक्साइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बी तांबा के बारे में, ये अलौह में है। अब तांबा के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, जो नहीं जानता होगा वो वीडियो यहीं रोक दो और पहले तांबा के बारे में पता करो। भाई तांबा क्या होता है, आपने कभी तार छीला होगा, तार देखा होगा, आपके घर में कोई बिजली की मोटर या बिजली का कोई काम हो रहा होगा, तो वो लोग जब वायर को छीलते हैं, वायर को जब वो उसके ऊपर से वो जो रबड़ है वो हटाते हैं, तो आपने देखा होगा एक तांबे के कलर की, एक डार्क गोल्डन कलर की, हाँ डार्क गोल्डन ही कहूँगे यार, या ब्राउन कलर की जो वायर होती है ना, वो तांबा होती है। अब ऐसी वायर आपने मोटर के अंदर भी देखी होगी, ऐसी वायर आपने अपने जो पंखे का मोटर है या कूलर का मोटर है उसमें भी देखी होगी। तो बिजली की जो मोटर होती है ना, उसको बनाने में तांबा का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। एल्यूमिनियम का भी वैसे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन तांबा जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ट्रांसफार्मर का निर्माण करना है तो तांबा चाहिए, जनरेटर्स बनाने हैं तो तांबा चाहिए, और इसके अलावा बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बनाई जाती है उसमें तांबा का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट धातु है भाई, लेकिन अलौह में आता है। इंपॉर्टेंट धातु लेकिन अलौह में आता है धात्विक खनिज लेकिन अलौह। तो समझ में आ गया तांबा। अच्छा, तांबा का एक और इस्तेमाल है, देखिए जो सोना को जब जोड़ा जाता है ना, गोल्ड है, गोल्ड को जब जोड़ा जाता है तो उसके लिए लोहे का इस्तेमाल नहीं होता। उसको जो उसकी जो सोल्डिंग की जाती है, उसको जो जोड़ा जाता है लोहे के आभूषणों को, या लोहे के जो ज्वेलरी सॉरी सोने की जो ज्वेलरीज होती है उसको जो जोड़ा जाता है, उसका इस्तेमाल होता है तांबे में। तांबे का ही इस्तेमाल करके जो है लोहा और सोने के, कितना लोहा और कितना सोना हो गया यार बताइए, खैर फिर बोल रहा हूँ। सोने से बनी हुई ज्वेलरीज को जब चिपकाया जाता है, जब जोड़ा जाता है, तो उसके लिए तांबे का इस्तेमाल होता है, तभी मजबूती प्रदान होती है। इसीलिए आपने बहुत बार डायलॉग भी आपने सुना होगा फिल्मों में कि सोना कितना ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन उसको जब जोड़ा जाता है तो उसके लिए भी तांबे का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो तांबा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच लीजिए कि आभूषणों के निर्माण में और उसको सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए तांबा मिलाया जाता है, उसको मतलब उसको उससे जोड़ा जाता है। तांबा का उत्पादन या तांबा का जो है उत्पादक कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबे का जो है उत्पादन हो रहा है? उत्पादन पता नहीं सही शब्द है या नहीं इसके लिए, यूँ कहें कि निकाला जा रहा है, बनाया जा रहा है। झारखंड इम्पॉर्टेंट है इसमें। झारखंड, अब देखिए 3-4 राज्य इसमें कॉमन आपको मिले होंगे। एक तो झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा। ये हमारे देश के सबसे ज़्यादा समृद्ध राज्य हैं। किस मामले में? खनिजों के मामले में। खैर बाकी इनकी स्थिति क्या है आप सभी को पता है। झारखंड के सिंहभूमि जिले में जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो तांबे के लिए है। मध्य प्रदेश का जो बालाघर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान का जो झुंझुनू है, जो अलवर है, वहाँ भी वो जो पूरी एक पट्टी है वो भी जो है तांबे के लिए बहुत फेमस है। वहाँ से तांबा जो है बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में भी तांबा प्राप्त किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। झारखंड का क्या? सिंहभूमि, मध्य प्रदेश का बालाघर, और राजस्थान का झुंझुनू और अलवर। हो गए भाई, धात्विक खनिज में दोनों हो गए, लौह भी हो गया, अलौह भी हो गया। लौह के अंदर हमने लौह अयस्क देख लिया और मैग्नीज देख लिया। अलौह के अंदर हमने बॉक्साइट भी देख लिया और तांबा भी देख लिया। एक कैटेगरी खत्म, अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी है अधात्विक खनिज, मतलब वो खनिज जिसको हम धातु के कैटेगरी में नहीं रख सकते। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है अभ्रक। अभ्रक क्या होता है? इसका इस्तेमाल जो है, अभ्रक का इस्तेमाल जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक के आइटम में किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं, आपने कभी पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कभी आपने कभी मौका मिले प्रेस को खोलिएगा। जो प्रेस होता है ना, जिससे हम अपना कपड़े जो है आयरन करते हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। एक लेयर बनती है वायर के ऊपर जिससे करंट ना फैले। वो वायर के ऊपर जो वो लेयर बनती है ना, वो सब ट्रांसपेरेंट होता है, वो थोड़ा वाइटिश होता है, वो जो है अभ्रक होता है। तो इलेक्ट्रिक आइटम में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभ्रक जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में मुख्य रूप से।
झारखंड में जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का, सबसे अच्छी गुणवत्ता का, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक जो है पाया जाता है। और वो भी कहाँ, झारखंड के अंदर कहाँ, हजारीबाग के पठार में। हजारीबाग का जो निचला पठार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो है मुख्य रूप से बहुत अच्छी क्वालिटी का अभ्रक जो है पाया जाता है। दूसरा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में भी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के कौन से क्षेत्र में, नेल्लौर में। अच्छा, राजस्थान में भी अभ्रक की एक पूरी पट्टी है, पूरा एक इलाका है, जिला के आकार में आप देख सको बहुत बड़ा इलाका है। जयपुर से लेकर जो भीलवाड़ा है और फिर उदयपुर तक का जो इलाका है पूरा जो है वहाँ पे एक अभ्रक की पट्टी है। वहाँ जो है पूरा जमीन, वहाँ जैसे जो है अभ्रक प्राप्त किया जा सकता है। तो झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, मैंने बताया आपको। झारखंड में कहाँ, हजारीबाग का निचला पठार। आंध्र प्रदेश में कहाँ, नेल्लौर। और राजस्थान में कौन सा एरिया, वो जो राजस्थान से लेकर भीलवाड़ा और फिर उदयपुर का जो पूरा इलाका है वहाँ से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, बहुत टाइम लग गया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। नमस्कार। बाकी आप जो है इसे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो यार। जूम कर देता हूँ, देखो मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो। पहले ये लिखेंगे, लौह अयस्क लिख लूँगे पहले। लौह अयस्क में पहले आ जाए, लोहा में आ जाएगा पहले लौह अयस्क, फिर उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीज के बारे में, ये मैग्नीज आ जाएगा इसमें। फिर इसके बाद आप लिखोगे क्या, इसके बाद लिखोगे बॉक्साइट, अलौह के बारे में। और अलौह में पहला आएगा आपका क्या, बॉक्साइट। जब बॉक्साइट लिख लोगे तो दूसरा अलौह क्या है, दूसरा अलौह है तांबा। तांबा के बारे में लिखेंगे हम लोग, तांबा के बारे में लिख लीजिएगा। एक मिनट रुको, तांबा, ये लो ऐसे लिखो, ऐसे, हाँ ये तांबे के बारे में लिखेंगे आप लोग। फिर जब ये लिख लोगे तब आपको लिखना है क्या, अधात्विक खनिज। और ये रहा आपका अधात्विक खनिज। बाकी धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।